जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ही शानदार सेशन सेट का बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए आए हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, उदार राष्ट्रीयता का काल माना जाता है ना, यानी उदारवादी का जो दोस्तों शासनकाल है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो दोस्तों 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो है ना, ये उदारवादी का राष्ट्रीय शासन माना जाता है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन 2 का जवाब दीजिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, कब किया, तो 1828 में किया था। कब, 1828 में दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज को धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया था। किसको, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया था। और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, 1865 में। चलिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करने वाले हैं, है ना। बस आप लोग को धैर्य बना करके रखना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो मित्रों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होता है, कितना नंबर का, चौथी बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है और ये पहली सदी में होता है, ठीक है। हाँ, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस समय जो है ना अध्यक्षता किसने किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया है। किस परिस्थिति में, है ना, भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया है, बताइएगा 5 नंबर का। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है मित्रों, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो 352 के तहत, है ना, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 अनुच्छेद नंबर। चलिए अगला, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यमुना नदी, चलिए बताइएगा, यमुना नदी जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों यमुना नदी जो है वो हरियाणा में गुजरती है, उत्तर प्रदेश में भी आती है, उत्तराखंड में भी आती है। तो यानी गुजरात तो ये सबसे पश्चिमी राज्य हो गया, है ना, यहाँ पर नहीं आएगा यमुना नदी, क्योंकि ये दिल्ली के रास्ते जो है ना उत्तराखंड ये सब में बहती है, उसके बाद ये गंगा मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है। श्रम गहन उद्योग है, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये गहन उद्योग दोस्तों, इसमें चाय आ जाता है। क्या आ जाता है, चाय। और चाय उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन है, असम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, नौकरशाही, है ना, नौकरशाही का कार्य क्या होता है, बताइएगा, नौकरशाही का कार्य क्या होता है। तो नौकरशाही का प्रमुख कार्य सरकार के नीतियों को लागू करना, है ना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। तो नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में बताइएगा कौन सा जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बताइएगा, ये हो जाएगा पटकाई गुम पहाड़ी हो जाएगा, ये पूर्वी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है ना, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा राइट जवाब, सुरक्षा प्रकोष्ठ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई लगा लीजिएगा, है ना। रिंग फेंस की नीति संबंधित है किस गवर्नर जनरल से। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड हेस्टिंग्स से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बताइएगा। तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। हाँ, और ये कब लागू किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही थी। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बताइएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा इसका लाला लाजपत राय थे। कब थे? लाला लाजपत राय थे। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1920 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। ये भी आपको याद रखना है ना। और ये कौन सा अधिवेशन? तो 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मित्रों ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आ चुका है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वैशाली जिले बिहार में हुआ था, है ना। वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर दिया था? तो देखिए बौद्ध धर्म में पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जो है पहला उपदेश जो है यूपी के सारनाथ में दिए थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मित्रों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह हुआ करता था, है ना, हर्यक वंश के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों वैशाली को बनाया जाता है, फिर पाटलिपुत्रा को बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है बताइएगा। तो मित्रों मौलिक अधिकार को लागू करने का जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तो भारत के क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हो जाएगा। 15 नंबर का डी ऑप्शन होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। हाँ, और इसके तहत दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। बंदी, प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों पर उस पर दोनों कानून बना सकता है, उसको समवर्ती बोलते हैं। तो दोस्तों शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है ना। हाँ, समवर्ती सूची जो है ये इसमें क्या क्या सब आता है तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग आ जाएगा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियोजन, है ना, ये सारा चीज़ आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा जो है ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा होगा। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर के लक्ष्मण जो है वो किस कला के लिए जाने जाते हैं बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कार्टून के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए दोस्तों? कार्टून के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। लॉलीपॉप प्रश्न है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत में जो चुनाव होता है उसका निर्णय कौन लेता है बताइएगा। तो मित्रों वो लेता है राज्य सरकार लेता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न है 19। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है बताइएगा। मेघालय पठार जो है वो मतलब किसके समकालीन थे बताइएगा। बहुत ही शानदार जवाब है। तो दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है ना, समकालीन है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग के सामने। 20 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। और थोड़ा सा मिस्टेक, अरे यार। चलिए क्वेश्चन 20 का थोड़ा सा जो है ना, हाँ, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्त होती है? यानी किस टैक्स से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों निगम कर, है ना। कॉपरेटिव टैक्स से जो है ना राजस्व अधिकतम प्राप्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिएगा आप लोग। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है?
तो दोस्तों बताइएगा 21 का क्या होगा। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा 17.5% हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है ना, आपको बताना है इसमें से एक वर्ग नहीं है ना, यानी अलग है। तो 22 का बताइएगा। देखिए प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश और राजपूत बताइएगा, जल्दी बताइए 22। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब, प्रधानाचार्य भी एक पद है, चिकित्सक भी एक पद है, न्यायाधीश भी एक पद है, राजपूत एक जाति है ना, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए फिर 23 का जवाब दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? कॉफ़ी कहे या सोना का उत्पादन कहे तो मित्रों वो हो जाएगा कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, और 24 गर्दा प्रश्न है, गर्दा, है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण या उपकरण नहीं है ना, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। चलिए बताइएगा 24। मित्रों इस टाइप का इकोनॉमिक्स का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला सवाल आप लोग के सामने आ चुका है और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, है ना। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए तो भाई अच्छा लग रहा हो तो इसका जवाब दे दीजिए 25। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बतेगा, राष्ट्रीय आय में तृतीय यानी टर्टियरी सेक्टर का जो है वो कितना भाग होता है। चलिए 25 का बतेगा। तो 25 का दोस्तों थोड़ा सा जो ना और ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ जाता है ना। हाँ चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 26, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है वो कौन थी मित्रों? चलिए बताइएगा। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किसके पत्नी थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल, रामकृष्ण काली देवी के पुजारी थे। कौन सा देवी? काली देवी के पुजारी थे। चलिए फिर 27 का जवाब दीजिएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ था? बताइएगा। तो जनवरी 1857 में सरकार के पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को अधिक अच्छी थी, ठीक है, प्रयोग का निश्चय किया। इसके बाद डम हो गया, अम्बाला सियालकोट में दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1857 में, है ना। चलिए 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 28 का बताइएगा। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना कब होती है ना। एटक की स्थापना कहाँ होती है? तो मुंबई में होती है। तो कब होती है बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब 1920 में होती है। कब होती है? 1920 में होती है, याद रखिएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो मित्रों अमृत बाजार पत्रिका से शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार कांति घोष जुड़े हुए थे। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब क्या होगा? शिशिर कुमार घोष। इसमें सही जवाब हो जाएगा डी, शिशिर कुमार घोष, है ना। कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? तुषार कांति घोष और मोतीलाल घोष, ये सब जो है ना अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन 30 का बताइएगा। नालंदा किस धर्म का प्राचीनतम शिक्षण संस्थान है? तो नालंदा दोस्तों बताइएगा 30 का क्या होगा? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ये संस्थान था, शिक्षण संस्थान था। चलिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता ये कब होता है? तो 1931 में होता है, आपको पता होगा। डॉक्टर जैकर और तेज बहादुर सप्रू ने गांधी और इरविन के बीच समझौते के हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। डॉक्टर जैकर और तेज बहादुर सप्रू, तो है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष होगा, विल बी राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्वेश्चन 33 है ना, बताइएगा। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीति का प्रचारक था? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लीडर, है ना। लीडर पत्र ये
अखबार जो था वो उदारवादी की नीति का प्रचारक थे, ये भी आपको याद रखना है ना। हाँ, और इसके संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। चलिए अगला प्रश्न, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मित्रों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद लखनऊ में 1936 में किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, है ना। और प्रोफेसर एन.जी. रंगा ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की थी। तो ये हो जाएगा, हाँ, तो ये प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सिन्हा ने किया था। 35 का क्या होगा? बिल्कुल ए होगा। माफ़ कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल आ चुका है आप लोग के सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए बताइएगा, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रीज के बाहर रख दिया जाए तो वह खट्टा हो जाता है, किसके कारण? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 का बताइएगा। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है। इसका सही जवाब बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर इस टाइप का सवाल हम है ना पहले भी पढ़ चुके हैं। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो मित्रों याद रखिएगा पिताजी, क्या याद रखना है? पिताजी। तो पी से हो गया आपका पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। तो पिताजी में क्या क्या होता है? तो तांबा और जिंक, देख लो भाई, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक ये मिश्र धातु है। चलिए फिर अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा होती है ना। हाँ, हीमोग्लोबिन में भी लोहा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और रक्त में लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है मित्रों? एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यार चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग जो भोजन करते हैं आयोडीन युक्त क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, यानी थायराइड ग्रंथि अच्छा से चले उसमें ये हेल्प करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार सम्मानित किया गया? है ना, बाल अधिकार संरक्षण हेतु। तो 40 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 41 का, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? बताइएगा 41 का। और 41 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा हॉकार्ट और सेनाट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हॉकार्ट एंड सेनाट। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, किसको गर्म करके? फाइबर को गर्म करके, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर अगला प्रश्न 43 कह रहा है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न 44 नंबर, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ना? जल मिश्रित एसिटिक अम्ल को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? तो 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिरका, है ना। यानी एसिटिक अम्ल में जल को मिला देंगे तो क्या होगा? सिरका होगा। ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45, है ना, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाले गति को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के वजह से जो गति होता है वो गुरुत्वानुवर्तन होता है, राइट। चलिए अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट दोस्तों वो विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें? कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स हो और रीजनिंग हो तो आप लोग इसका खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकाल लीजिए आप लोग। चलिए ये भी मैथमेटिक्स का देख लीजिए, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं जीके जीएस का ही क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूँ, राइट। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया जाता है? बताइएगा। मनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1975 से 85। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक जो है 1975 से 85 के रूप में मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है ना, यानी कौन सा क्षेत्र जो है वो धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों वो हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए 51, हरि प्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो किससे संबंधित है बताइएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी से संबंधित है। किससे? बांसुरी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है। तो सबसे पहले अमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय थे, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में दोस्तों? तो ये तेलुगु भाषा में। कौन सा भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत की गोंडवाना चट्टान में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है। तो देखिए सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? और ये गोंडवाना चट्टान में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो मित्रों ये हो जाएगा 98% पाया जाता है। कितना? 98% पाया जाता है ना। चलिए 54 का जवाब दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी गणना के लिए उत्तरदायी है। तो 54 का दोस्तों केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न 55। चलिए बताइएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। चलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक है बताइएगा। भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनानायक होता है वो कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति होता है, यानी प्रथम पुरुष यानी महामहिम कह सकते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न, लव लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। लव लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड में स्थित है। ये कहाँ है जो दोस्तों? ये झारखंड राज्य में स्थित है, राइट। चलिए अगला प्रश्न, सुधीर धर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। सुधीर धर ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रट जाना है एक एक क्वेश्चन को और पूरा गर्दा मचा देना है। कार्टून ड्राइंग से संबंधित है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 59, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, यानी उत्तर भारत में कौन से कला का शैली है। तो मित्रों जैसा कि आप लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू अगर हम देखेंगे है ना, हाँ तो देखिए थोड़ा अपना ये प्यारा सा ये इंडिया है दोस्तों, ठीक है, ये इंडिया है। तो उत्तर भारत में अगर कहा जाए, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज करके उत्तर भारत में कहा जाए, उत्तर भारत में तो यहाँ पर नागर शैली, मंदिर बनाने की शैली क्या होता है? नागर शैली, ठीक है। और दक्षिण भारत में अगर आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा द्रविड़। 2 से दक्षिण 2 से द्रविड़ और 9 से नॉर्थ 9 से नागर, याद रखिएगा, है ना। हाँ दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा वेसर शैली हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। तो 60 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। चलिए फिर मित्रों अगला सवाल, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के सामने, है ना। चलिए बताइएगा, रेगुर मिट्टी को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों रेगुर मिट्टी को जो है वो काली मिट्टी के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही शानदार। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों पटना में जो डच फैक्ट्री की स्थापना होती है वो कब होती है। तो 1632 में होती है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, गर्दा प्रश्न है 63, है ना। हाँ तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जल्लीकट्टू खेल जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और ये क्या चीज़ से फेमस है दोस्तों। तो बैलों के लड़ाई से है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला 64 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए बताइएगा,
बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों, जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पर बिहार के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था कि बिहार में आइए और बिहार में नील को खेती यानी तिनकटिया प्रणाली था उसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, जो कि 1917 में इसको बुलाया गया था। चलिए फिर अगला प्रश्न है ना 65 का देख लीजिए। 65 है ना, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। भारत में सांप्रदायिकता, देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है कि कोई भी आदमी होता है वो अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है और किसी धर्म को कुछ मानता ही नहीं है, वही हुआ सांप्रदायिकता। तो इसका मेन रीजन क्या होता है बताइएगा 65 का? तो 65 का हो जाएगा राजनीतिक स्वार्थ। राजनीतिक स्वार्थ जो है ना ये मतलब मुख्य कारण हो जाता है। चलिए 66 निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सभी धर्म को एक समान देखना। धर्मनिरपेक्ष होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? तो बिल्कुल उपयुक्त। विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास, तार्किकता में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। 67 का जवाब दीजिएगा, है ना। हाँ, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 67। तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखे थे। कौन लिखे थे? मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लायंस की खाड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है मित्रों बताइएगा? लायंस की खाड़ी ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। चलिए 69 का बताइएगा, पोर्ट ऑ प्रिंस संबंधित है, बताइएगा कौन सा देश से संबंधित है? पोर्ट ऑ प्रिंस, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये हैती से संबंधित है। किससे संबंधित है? हैती से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा शटरबट्स। क्या हो जाएगा? शटरबट्स जो है ये सबसे छोटी श्रृंखला है। आप लोग बताइएगा सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सा होगा? चलिए 71 नंबर का बताइए, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला उर्वरक कारखाना है मित्रों, ये कहाँ कब स्थापित हुआ था बताइएगा? तो मित्रों याद रखिएगा, ये इतिहास 1906 में हुआ था। कब? 1906 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, रावत भाटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। भाई क्या चीज़ से संबंधित है बताओ? तो दोस्तों ये रावत भाटा आणविक ऊर्जा प्लांट से संबंधित है। किससे? आणविक ऊर्जा संबंधित है और ये राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी नहीं पूछा जा रहा है, बताइएगा 73 का। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि है ना, छत्तीसगढ़ में है और यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका मंजीरा गोदावरी सहायक नदी है। मंजीरा कौन सा नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसका डी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, शक्ति स्थल संबंधित है, बताइएगा शक्ति स्थल जो ये किसके मतलब हाँ किससे संबंधित है बताइएगा? 74। देखिए शक्ति स्थल दोस्तों ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे? इंदिरा गांधी से संबंधित है। उसके बाद शांति वन, शांति वन हो गया जवाहरलाल नेहरू शांति वन, है ना। इसका दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, स्मारक जो शमशान घाट होता है वही शांति वन हो गया। और महात्मा गांधी का हो जाएगा राजघाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजघाट होगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान बताइएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा और भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब भारत का सबसे बड़ा है, आप लोग को पता ही है। चलिए फिर अगला सवाल, नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। आप लोग बताइएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? 77 बताइए, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य से स्थित है ना। रत्नागिरी मठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। प्राचीन काल में यह एक महाविहार था, ओडिशा राज्य में स्थित है रत्नागिरी मठ। चलिए अगला प्रश्न, हाँ देख लीजिए वही क्वेश्चन आ चुका है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्धता पर निर्भर करती है, बताइएगा 78। तो दोस्तों 78 ये हो जाएगा कृषि उत्पादन में तीव्र गति से, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा बीजों के उच्च पैदावार किस्म से, पर्याप्त सिंचाई सुविधा से। सी होगा यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब।
78 डी। चलिए फिर अगला प्रश्न, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य अधिनियम कब स्थापित हुआ था? 79। तो 1965 में याद रखिए इसकी स्थापना होती है। कब? 1965 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग फटाफट करते जा रहे हैं। 80 नंबर, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक क्या है? तो दोस्तों ये नाबार्ड जो है ये क्या है? ये ग्रामीण बैंक है। 80 नंबर का क्या होगा? ये नाबार्ड एक विकास बैंक है। क्या है दोस्तों? ये डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। चलिए फिर अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना बताइएगा किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। कौन सा? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। चलिए फिर 82 का बताइएगा। 82 है, झूमुर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झूमुर जो है ये असम का है। कहाँ का दोस्तों? ये असम का है ना, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। 83 का बताइएगा, वायुमंडल में ओजोन की कमी से भाई डैश जोड़ा गया है। क्या चीज़ मतलब जोड़ा गया है बताइएगा 83। तो वायुमंडल में ओजोन कमी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो। ओजोन कमी कैसे होता है भाई? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, CFC जिसको बोलते हैं। और ओजोन जो है वो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डेरकटिन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है एजार्डेरकटिन? 84। तो दोस्तों बताइएगा एजार्डेरकटिन, बताइए फटाफट। ये रासायनिक यौगिक है जो नीम के बीजों में उपस्थित होता है। किसके बीज में? नीम के बीज में उपस्थित होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न, अगला है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता जो है वो भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन। भारत में 1960 के दशक में, है ना, 1966-67 में कृषि में हरित क्रांति आया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब विश्व में हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 86, बताइएगा इनमें कौन वायु प्रदूषक नहीं है? नहीं है आपको बताना है मित्रों। 86 का क्या होगा? देखिए CO2, CO, SO2 सभी वायु प्रदूषक गैस है, जबकि DDT एक ठोस कीटनाशक है। DDT क्या है दोस्तों? एक डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरो एसिड, ये एक कीटनाशक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है? लॉलीपॉप प्रश्न है ना, बलवंत राय मेहता संबंधी बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिए ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? 87 का क्या होगा मित्रों? ये जगह C ऑप्शन होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 88 का बताइएगा, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था भाई बताओ? तो देखिए याद रखिएगा 1962 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेम्स वाटसन एंड क्रिक को मिला था, है ना। हाँ याद रखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, निकोटीन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है भाई? निकोटीन कहाँ पाया जाता है भाई बताओ? 99 का बताना है। निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है जो तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है, निकोटीन। चलिए फिर अगला प्रश्न, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है यह कथन किसका है? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है यह कथन किसका है? बताइएगा 90 नंबर का क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो ये ओपेरिन का कथन है। किसका है? ओपेरिन का कथन है, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए मित्रों, है ना, 91, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बताइएगा दोमट मिट्टी में जो है मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये सभी प्रकार के कण मिलता है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है ना, सॉरी केशिका, माफ़ कीजिएगा, यहाँ केशिका कैपिलरीज, है ना, सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में जो है ना वो सोखने का ज़्यादा क्षमता होता है। चलिए अगला प्रश्न 93, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है बताओ भाई? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए 94, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये BPSC का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो नमक युक्त ये हेलोफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलोफाइट होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न 95 का बताइएगा, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? बताइएगा, यानी फूल बनता है, कौन सा भाग से फूल बनता है? तो 95 का हो जाएगा पर्ण, यानी पत्ता से। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट जवाब। चलिए मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए 97 का बताइएगा,
पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। तो 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्विखंडन विधि द्वारा जो है ना वो पैरामीशियम जनन करता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल के आकार का होता है। देख लीजिए, मैथमेटिक्स का सवाल है, ये सब आप लोग करेंगे, ये रीजनिंग है और आई थिंक ख़त्म हो चुका है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाएंगे, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।